Next question. In an experiment, the following observations were recorded. Length capital L is 2.820 और क्योंकि डेसिमल के बाद 3 नंबर है मतलब एरर विल बी 0.001. मास इज 3.00 तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है मतलब डेल्टा एम इज 0.01, राइट. और ये यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है. व्हाट इज दिस, वी विल सी लेटर, राइट. 0.087 सेंटीमीटर वो हम देखते हैं. इट शुड बी, ये चेंज इन लेंथ होना चाहिए, चेक कर लेंगे. डायमीटर डी इज 0.041 सेंटीमीटर. टेकिंग मतलब ये मेजर वैल्यू नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू है. तो वर्ड्स के साथ थोड़ा केयरफुल रहना है. यहाँ पे टेकिंग बोला है मतलब ये मेजर्ड वैल्यू नहीं है. अगर मेजर्ड नहीं है तो इसमें एरर भी नहीं होगा. टेकिंग जी इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूजिंग द फॉर्मूला y इक्वल टू 4 mg अपॉन पाई डी स्क्वायर l. द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन y इज. तो हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज y इक्वल टू, ये y क्या है पहले पूरा बेसिक समझ लेते हैं, लेकिन फॉर्मूला हमको देके रखा है y इक्वल टू 4 mg अपॉन पाई डी स्क्वायर l. तो डी स्क्वायर l बोला है मतलब ये एक्चुअली l है, दिस इज l. अब ये स्मॉल l क्या, ये कैपिटल L क्या, ये m मतलब किसका मास, ये सब हम समझ लेंगे. 11th के ही चैप्टर नंबर 5 में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में सीखने हैं, बट अभी हमको सिर्फ ओनली टू अप्लाई कॉन्सेप्ट्स ऑफ चैप्टर 1 एरर एनालिसिस के कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए सिर्फ बेसिक आइडिया पता होना चाहिए. द बेसिक आइडिया हियर इज हमारे पास एक वायर है और उस वायर को हमने एक रिजिड सपोर्ट से टाई कर दिया, जैसे ऊपर कट कर दिया इसको. एंड व्हेन यू हैंग दिस, इसके नीचे हमने एक मास लगा दिया. इस मास को बोलते हैं लोड. ये लोड मतलब ये वेट है बेसिकली. इनिशियल लेंथ जो ओरिजिनल लेंथ था वो था L, मतलब यहाँ से तो यहाँ तक का लेंथ था L. लेकिन जैसे ही आपने लोड लगाया, लोड मतलब होता है वेट, वेट होता है mg. बिकॉज ऑफ दिस लोड, इस लोड की वजह से, इस वेट की वजह से वायर का होगा इलोंगेशन, मतलब वायर का लेंथ बढ़ेगा. तो वायर का लेंथ बढ़ेगा तो वायर का लेंथ कितना चेंज होगा, वो है स्मॉल l, राइट. तो व्हाट यू हैव इज दिस, ऐसा है. देन बिकॉज ऑफ दिस लोड, इस लोड की वजह से वायर का लेंथ विल इंक्रीज एंड द न्यू लेंथ ऑफ द वायर, ये जो वायर है इसका लेंथ इंक्रीज हो गया. कितने से इंक्रीज हुआ, तो स्मॉल l से इंक्रीज हुआ. तो जो मैंने रेड कलर में दिखाया है दिस इज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ वायर. ओरिजिनल लेंथ कितना था, कैपिटल L. इंक्रीज कितने से हुआ, स्मॉल l. तो ये जो स्मॉल l वहां पे लिखा था दैट इज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ वायर. गुड, यहाँ तक क्लियर. पहले सिचुएशन समझ में आया आपको. एक वायर है, वायर के नीचे क्या है, एक वेट है. वेट को क्या बोलते हैं, लोड. तो लोड की वजह से क्या होगा, इलोंगेशन. इलोंगेशन मतलब लेंथ इंक्रीज होगा. तो कैपिटल L था ओरिजिनल लेंथ, स्मॉल l है इंक्रीज इन लेंथ, mg है वेट मतलब लोड. ये सब पता होना चाहिए. देन ये y क्या है वो बता देता हूँ. इसको बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस. इसका नाम है यंग्स मॉड्यूलस. अभी फिलहाल आपको नहीं भी पता होगा, डजंट मैटर, लेकिन अब आया ही है तो बात कर लेंगे. तो यंग्स मॉड्यूलस हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो पहला चैप्टर है उसका पर्पस ये है कि आने वाले 2 साल में जो जो फॉर्मूला हमको लगेंगे उसका कम से कम इंट्रोडक्शन हो जाए, राइट. डिटेल बाद में होता है ना, हम पहले इंट्रोड्यूस कर देते हैं, मीट दिस गाय, इससे मिल लो, ये ऐसा है. बाद में डिटेल में देखेंगे उसके प्रॉपर्टीज क्या है, सब बाद में. फिलहाल सिर्फ इंट्रोडक्शन. ये जो स्ट्रेस होता है, ये स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, राइट. किसका फोर्स, जो वायर पे लगा उसका फोर्स. कितना फोर्स लगा वायर पे, कितना, mg. एरिया किसका, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया. वायर, एनी वायर, सपोज मेरे पास ये एक वायर है,
तो वायर नहीं है, लेकिन सपोज ये वायर है, ये वायर का क्रॉस सेक्शन, याद रखना देयर आर टू सेक्शंस। क्रॉस सेक्शन मतलब आप वायर को परपेंडिकुलर काट रहे हो, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो क्या दिखेगा, क्रॉस सेक्शन क्या दिखेगा, वायर को परपेंडिकुलर काटा तो क्या दिखेगा, व्हाट डू विल सी हियर, राउंड, राउंड मतलब सर्कल, करेक्ट। और एक सेक्शन है, इट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, मतलब जब वायर को आप अलोंग द लेंथ काटते हो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और अगर आप उसको परपेंडिकुलर काटते हो तो उसको बोलते हो क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन क्या दिखेगा, सर्कल। तो व्हाट विल बी एरिया ऑफ दैट सर्कल, पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस, करेक्ट। लेकिन हमको पता है रेडियस क्या होता है, डायामीटर बाय 2, तो d बाय 2 का स्क्वायर, d का स्क्वायर इज d स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, therefore stress will be equal to, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 ऊपर गया 4 mg अपॉन पाई d स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। तो स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या है mg, क्योंकि हमने हमने लगाया तो ये कितना है mg, अपॉन एरिया किसका, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर का, वायर का क्रॉस सेक्शन क्या होता है सर्कल, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, आर क्या होता है d/2, तो स्ट्रेस मिल गया। अब ये स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितना है L, ओरिजिनल लेंथ कितना है कैपिटल L, राइट, गुड। तो ये जो यंग्स मॉडुलस होता है ना, ये होता है रिलेटेड टू लेंथ, तो ये जो स्ट्रेन है ये भी होगा रिलेटेड टू लेंथ, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। अब बाय डेफिनेशन यंग्स मॉड्यूलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, स्ट्रेस कितना है 4mg अपॉन पाई डी स्क्वायर, स्ट्रेन कितना है स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है न्यूमरेटर में, तो y इक्वल टू 4mgl पाई डी स्क्वायर स्मॉल एल, 4mg अपॉन पाई डी स्क्वायर एल, इसमें से एक l मिसिंग है, भूल गए लिखना, वो उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो वो आना चाहिए, राइट। तो देयर हैज टू बी अ करेक्शन, क्वेश्चन में करेक्शन है, यहाँ पे क्या आना चाहिए l, तो 4mgl, 4mgl अपॉन पाई डी स्क्वायर, गुड। तो ये करेक्शन रहेगा क्वेश्चन में, देन यहाँ तक क्लियर, गुड। अभी और एक करेक्शन है आगे, क्योंकि अभी फिलहाल इन्होंने बोल दिया, क्या बोला इन्होंने, टेकिंग g इक्वल टू, लेकिन एक्चुअली बोलना चाहिए था मेजर्ड वैल्यू ऑफ g इज, ठीक है। हम दोनों टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो अगर g की वैल्यू मेजर्ड होती तो व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन y, डू यू रिमेम्बर डेल्टा y बाय y इंटू 100 कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करते हैं, z इक्वल टू a रेज टू n b रेज टू m अपॉन c रेज टू p, कैसे सॉल्व करते हो, z इक्वल टू a रेज टू n b रेज टू m c रेज टू p, कैसे करते हो, डेल्टा z बाय z इंटू 100 इक्वल टू n इंटू डेल्टा e बाय a इंटू 100 प्लस m इंटू डेल्टा b बाय b इंटू 100 प्लस p इंटू डेल्टा c बाय c इंटू 100। अगर ये पता है तो फिर y के फॉर्मूला में सेम फॉर्मूला अप्लाई करना, 4 और पाई कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में एरर होता है क्या, नहीं, एरर किस में आएगा n में, g अगर मेजर्ड होगा तो g में, l में, d में और स्मॉल l में। हम एक काम करते हैं g को भी मेजर ले लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो ये आ जाएगा डेल्टा n बाय m इंटू 100 प्लस डेल्टा g बाय g इंटू 100 प्लस डेल्टा l बाय l इंटू 100 प्लस कैपिटल L स्मॉल l, कोई फर्क नहीं पड़ता इस केस में, पहले कैपिटल लिख लो, प्लस नीचे क्या है 2, 2 इंटू
डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 प्लस डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 आ गया। एम जी एल डी एल सब हो गया। गुड। देन इसमें से सब में 100 100 100 कॉमन है तो 100 कॉमन निकाल लो। तो क्या आएगा आपके पास? नहीं भी फाइंड करोगे डजंट मैटर, डायरेक्टली भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लेकिन 100 कॉमन निकालो तो बेटर ही है। तो डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा जी बाय जी प्लस डेल्टा कैपिटल एल बाय कैपिटल एल प्लस 2 times of delta d by d plus delta small l by l into 100. Right? Then put values delta m मतलब एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास को कैसे फाइंड करते हैं मैंने बता दिया। कैसे फाइंड करते हो? 3.00 लिखा है, डेसिमल के बाद अगर 2 जीरो लिखे हैं तो 0.01 का एरर, क्योंकि 2 पॉइंट लिखना मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने मास मेजर किया था उसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.01। जितना लीस्ट काउंट होता है उतना ही क्या होता है? एरर। अगर यहाँ पे और एक जीरो लिखता तो 0.001। याद रखना, डेसिमल के बाद जितने नंबर लिखे होंगे उतने तक का एरर होता है, मतलब मास का एरर आ गया 0.01 का। और मास कितना था? 3.00 मतलब 3। यहाँ पे 0.00 लिखने का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, वो सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करने के लिए देते हैं कि समझ लो कि एरर कितना। जी 9.81 0.01 अपॉन 9.81 प्लस डेल्टा एल 2.820 मतलब 001 अपॉन 2.820। ठीक है, ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी 0.0, गलती कर दी यहाँ पे, यहाँ पे भी यहाँ गलती हो गई ना। कैसे? वो सेंटीमीटर में है, राइट? तो गलती नहीं हुई, गलती हुई भी नहीं भी हुई। गलती कैसे हुई और कैसे नहीं हुई समझ लो। ये मीटर था, ये सेंटीमीटर था, सारे के सारे ऐसा यूनिट में है क्या? नहीं है, लेकिन अब रेशो ले रहे हो। जब रेशो लोगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, मीटर मीटर कैंसल, किलोग्राम किलोग्राम कैंसल। तो यहाँ पे कंफ्यूजन का कोई केस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेशो है। जब रेशो हो, अभी डेल्टा डी आपने बताया, कितना बताया आपने? 0.001 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, राइट? और डी की वैल्यू कितनी लिखोगे? 0.041 सेंटीमीटर, कैंसल। तो जब रेशो हो तब चिंता करने की जरूरत नहीं है, मतलब एवरीथिंग इज गुड, राइट? क्योंकि रेशो है। यहाँ पे भी रेशो था, किलोग्राम किलोग्राम कैंसल, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैंसल, मीटर मीटर कैंसल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल। तो व्हाट इज डेल्टा एल? कितना डेल्टा एल? 0.087 मतलब 0.001 0.087 मल्टीप्लाइड बाय। गुड। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन है नहीं, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। लगेगा कॉम्प्लिकेटेड बट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। क्यों? सबसे पहले 0.01 मतलब 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3। इन सब में से 10 पावर माइनस 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं। इन सब के सब में से 10 पावर माइनस 2 क्या निकाल लिया? कॉमन। और ऑलरेडी बाहर 100 था, मतलब 10 पावर प्लस 2 और माइनस 2 तो वैसे भी कैंसल। ये 10 पावर माइनस 2 बाहर चले गया तो क्या बचा? ये 10 पावर माइनस 2 बाहर गया तो क्या बचा? यहाँ 10 पावर माइनस 3 में से माइनस 2 गया तो क्या बचा? 10 पावर माइनस 1 2.820। ठीक है, इसमें से भी 10 पावर माइनस 1 बचेगा अपॉन 0.04, उसमें से भी
0.1 बचेगा, मतलब 10 पावर माइनस 1 आएगा अपॉन 0.08। हाँ ठीक है, आई नो 41, आई नो 87 क्यों। लुक 7.96, 4.56, 6.50, 8.42, मतलब मुझे एग्जैक्ट की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ देखना है आंसर 7 से 8 के बीच में आ रहा है, 6 से 7 के बीच में आ रहा है, 8 से 9 के बीच में आ रहा है कि 4 से 5 के बीच में आ रहा है। तो यही तो डिफरेंस है, जेई नीट में आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, रफ रफ कैलकुलेशन डन, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करने और बात खत्म। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे आखिरी में लिखा नहीं, ये 1 नहीं लिखा, वहां 7 नहीं लिखा, क्लियर। देन इसके बाद आपको बहुत अच्छे से नंबर्स पता होने चाहिए। व्हाट इज 1/3? 0.33। ये 1/9.8 है, मैं इसको 1/10 मान लेता हूँ, रफली रफली। व्हाट इज 1/10? 0.1। ये 10⁻⁻1 था, नीचे था 2.82, करेक्ट। मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 1/3 मान सकता हूँ। 2.8 मतलब क्या, 3। 1/3 कितना था, 0.33। 0.33 को 10 पावर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0.033। क्लियर। ये 2 है, ये 10 पावर माइनस 1 है, इसको नीचे भेज दे तो क्या होगा, 10 पावर प्लस 1। 0.04 इंटू 10 पावर प्लस 1 कितना होता है, 0.4। तो ये आ गया 2/0.4। 2/0.4 मतलब 1 जा एंड 0.2 जा, मतलब कितना होता है 10/2। 10/2 मतलब कितना होता है 5। ये 5 आ गया ना, करेक्ट। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कैलकुलेशन ही, और बाकी तो कुछ नहीं है। तो ये कितना आएगा, +5। अब एक चीज तो क्लियर हो गई, आंसर 5 से ऊपर होगा। तो आंसर 5 से ऊपर होगा, इसका मतलब 4.5 तो नहीं आएगा, श्योर। अब लास्ट में क्या बचा था हमारे पास, वापस वही ट्रिक यूज करो, नीचे भेज दो, या फिर आप एक काम और भी कर सकते हो। ऊपर क्या था 10 पावर माइनस 1, नीचे क्या था 8 इंटू 10 पावर माइनस 2, इसको ऊपर भेज दो, कितना हो गया 10 पावर माइनस 1 और 10 पावर प्लस 2, मतलब कितना 10/8, मतलब कितना 5/4, मतलब कितना 1.25। तो 10/8 कितना होता है 5/4, 5/4 कितना होता है 1.25 होता है। तो प्लस कितना आ गया 1.25। कुछ भी कर लो आंसर 7 के ऊपर नहीं जाएगा। 5 + 1.25 6.25, 6.25, और बाकी सारे के सारे ऐड करने के बाद भी ये 0.33 है, उसमें 0.1 ऐड किया तो 0.43। 0.43 देखो क्या है हमारे पास, 0.33 है, फिर 0.1 है, फिर 0.033 है, उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 1.25 है, 3, 11, 7, 6.713। हमारे पास आंसर है 6.50, आंसर नंबर सी। क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे हमको एग्जैक्ट करना ही नहीं होता है, हमको यहाँ पे क्या करना है, अप्रोक्सीमेट। क्लियर यहाँ तक, गुड, पक्का। देन अब ध्यान, आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन हियर, पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पे। I will repeat this question with some important methods again. तो पहले तो important steps भी पता होने चाहिए। तो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट इज दिस, आपको ये पता होना चाहिए जो भी फॉर्मूला दिया होगा वो कहाँ से आया, वी डोंट केयर, हमें फॉर्मूला क्या दिया उस पर ध्यान होना चाहिए। क्या था हमारे पास फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, 4mgn/πd²l। तो 4mgl/πd²l,
4 और पाई कांस्टेंट है तो इसमें एरर आएगा नहीं, एरर आएगा m में, g में, l में, d स्क्वायर में और l में। तो डेल्टा y बाय वाई इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा g अपॉन g प्लस डेल्टा l अपॉन l प्लस 2 इंटू डेल्टा d अपॉन d प्लस डेल्टा स्मॉल l अपॉन स्मॉल l मल्टीप्लाइड बाय 100। इसमें डेल्टा m की वैल्यू मास के रीडिंग से आएगा 3.00 था, 0.00 लिखना मतलब 0.01 का एरर होना, अपॉन क्या है 3। डेल्टा जी के 9.81 था मतलब 0.01 का एरर इसमें भी था, नीचे 9.81 है, प्लस लेंथ का अगर आप देखोगे लेंथ क्या गया था, इफ यू सी लेंथ कितना है 2.820, डेसिमल के बाद 3 मतलब 0.001 तक का एरर है। नीचे क्या आया, कितना था 2.82, जीरो लिखो मत लिखो नीचे फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर दिया। हाँ ऊपर एरर में फर्क पड़ेगा, लिखोगे नहीं लिखोगे वहां पे करना ही पड़ेगा। व्हाट इज डेल्टा डी, यहाँ पे भी 3 थे 0.001 और वैल्यू क्या थी 0.041। डेल्टा एल यहाँ पे भी 3 थे और एल कितना था 0.087 इंटू 100। क्लियर, इन सब के न्यूमरेटर में कौन कॉमन था 0.01, उसको निकाल लिया बाहर तो क्या बचा 1/3। व्हाट इज 1/3 0.33, 1/10 रफली मतलब कितना 0.1, 1/3 0.33 और ये 10 पावर -2 बाहर निकालो तो 10 पावर -1 अभी भी है क्योंकि ये 0.001 है मतलब 10 पावर -3 है। यहाँ पे 10 पावर -2 था, हमने क्या कॉमन निकाला 10 पावर -2, 10 पावर -2 हमने कॉमन निकाला है, यहाँ पे 10 पावर -1 बचा और नीचे 3 है 1/3 0.33 है इंटू 10 पावर -1 है तो 0.033 है, प्लस यहाँ पे 10 पावर -1 बचेगा इंटू 2 और नीचे क्या 0.04 तो 2 इंटू 10 पावर -1 0.04 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 10 पावर -2 1 and 2 1/2 is 0.5, ये 10 पावर -1 ऊपर जाके 10 पावर +2, 10 पावर -1 और +2 कितना होता है 10 तो कितना आ गया 5, तो ये क्या आ गया 5। सिमिलरली अगला जो टर्म था 10 पावर -2 निकल गया था कॉमन, 10 पावर -2 था कॉमन तो कितना बचा 10 पावर -1 और नीचे क्या आया 0.08, 0.08 मतलब कितना 8 इंटू 10 पावर -2। अब आपको ये याद होना चाहिए, मैंने बताया था 1/2 कितना, आपने बोला 0.5, मैंने लिखने के लिए लगाया था 1/4 कितना 0.25, 1/8 कितना 0.125, 1/8 कितना 0.125, ये ऊपर जाके क्या होगा प्लस तो ऊपर क्या बचेगा 10 तो कितना आएगा 1.25, तो कितना आएगा 1.25, बाहर 100 था और 10 पावर -2 मैंने कॉमन निकाला था तो ये हो गए कैंसल। तो अब 0.33 प्लस 1 0.43, 0.43 में 0.033 ऐड करोगे तो 0.46, राइट 0.33 प्लस 1 0.43 प्लस 0.03 0.46, 0.46 में 5 ऐड कर दिया 5.46, उसमें 1.25 ऐड कर दिया तो रफली 6.5 6.6 आंसर आता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। गुड, ओके, तो टाइम फॉर यू टू राइट डाउन नाउ। तो इसका ओवरऑल एडिशन आप करने के बाद आपको मिल रहा है कितना 6.7 और हमारे पास आंसर में 6.5 है, करेक्ट, राइट। अभी इस केस में तो चल जाएगा, इस केस में क्योंकि 6.5 के आसपास कोई और आंसर नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन आई टोल्ड यू टेकिंग जी एज 9.81,
राइट। टेकिंग मतलब नॉट मेजरिंग, इट इज टेकिंग, राइट। तो दोनों मेथड मैंने बताए थे कि अगर मेजर्ड वैल्यू ऑफ जी होगी तो 6.7, अप्रोक्सीमेटली 6.7 अगर मेजर्ड होगी तो। लेकिन क्वेश्चन में क्या हुआ था, टेकिंग। टेकिंग मतलब मेजरिंग होता है क्या, नहीं होता। टेकिंग मतलब टेकिंग, ले लिया बस, खत्म बात, करेक्ट। तो अगर वैसा है तो रिमेंबर, अगर वैसा है कि टेकिंग है, मेजर्ड नहीं है, टेकिंग है, टेकन है, तो अगर टेकन है तो ये वाला टर्म नहीं आएगा। मैंने जानबूझ के दोनों बता दिए क्योंकि सो दैट यू अंडरस्टैंड बोथ। तो ये नहीं आएगा, सेकेंड टर्म नहीं आएगा, राइट हैंड साइड पे सेकेंड टर्म नहीं आएगा। अगर वो नहीं आएगा तो यहाँ पे भी ये नहीं आएगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर ये भी नहीं होगा, और अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, और अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर जो 6.66 के आसपास आ रहा था उसमें से 0.1 माइनस करोगे, 6.5 राइट ऑन द स्पॉट, राइट। तो ये डिफरेंस है, यहाँ पे चल गया क्योंकि यहाँ पे उसका कंट्रीब्यूशन छोटा था, 0.1 था, और हमारे आंसर्स में 6.5 के आसपास कोई और आंसर नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस, मतलब ये वाला टर्म छोड़ दोगे, इसको छोड़ोगे तो सीधा 0.1 से आपका आंसर होता है कम। गुड। तो अब तो इस क्वेश्चन में हमको डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 नहीं लेना है, सिर्फ मैंने बता दिए दोनों मेथड्स, टेकिंग और मेजर्ड में डिफरेंस कितना है। वैसे आंसर सेम ही आएगा, सिर्फ 0.1 का डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, heat produced H is equal to I square RT, where I is current, R is resistance, T is time. If the error in measurement of I, R and T are 3%, 4%, 6% respectively, then the error in the measurement of H is. Again, अगर हम चाहे तो इस क्वेश्चन का फिजिक्स समझे बिना भी आंसर आता है। H इक्वल टू क्या है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। हमें क्या फाइंड करना है, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एच, परसेंटेज एरर, मतलब 2 डेल्टा आई बाय आई इंटू 100 प्लस प्लस क्या, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 प्लस प्लस क्या, डेल्टा टी बाय टी इंटू 100। Then therefore delta h by h into 100 is equal to 2 into delta I by into 100. What is delta I by I into 100? 3%. So 2 into 3, 6 plus delta R by R into 100 कितना है, 4%, plus delta T by T is 6%. So 2 into 3, 6, 6 plus 6, 12, 12 और 4 तो 16%। तो प्लस माइनस 16%, ऑप्शन नंबर बी, राइट, करेक्ट। लेकिन आंसर करेक्ट है, डोंट वरी, पर इसके पीछे का फिजिक्स भी समझ लो, आपके काम में आएगा आगे जाके। तो आइडिया इज, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, याद है, यस, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। मतलब हमारे पास एक मेटल का वायर था, इस मेटल के वायर में हमारे पास आयोन्स है, आयोन्स पता है, ये एटम्स होते हैं विथ 1 इलेक्ट्रॉन लेस। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो कहाँ गया, वो इसी मटेरियल के अंदर घूम रहा है। अब होता क्या है, इसके पास एनर्जी है, कहाँ से आया था, सराउंडिंग से आया था। सराउंडिंग में क्या है, हीट है, जैसे हमको गर्मी लगता है ना, क्यों, क्योंकि सराउंडिंग का हीट ज्यादा है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, मतलब सराउंडिंग से हमारे बॉडी पे। ऐसे और भी एग्जांपल्स है, कोल्ड ड्रिंक को फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया, कोल्ड ड्रिंक कोल्ड है, टेम्परेचर कम है, सराउंडिंग हायर टेम्परेचर पे है, तो हीट सराउंडिंग से कहाँ जाएगा, कोल्ड ड्रिंक में, थोड़ी देर के बाद टेम्परेचर हो जाएगा सेम, राइट। हम बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक गर्म हो गया। उल्टा केस है चाय का, हॉट ड्रिंक में
सराउंडिंग में हीट जाएगा कहाँ से, हॉट ड्रिंक से, तो उसको बोलते हैं ठंडा हो गया, राइट। तो ऐसा हर एक मटेरियल के लिए होता है, तो वायर के लिए भी होता है। तो क्या था, हमारे पास था एक एटम, एटम में था एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंडिंग सराउंडिंग में थे इलेक्ट्रॉन। हीट आया, मटेरियल ने ले लिया। मटेरियल किसको देगा हीट, किसको देगा, एटम को देगा। एटम में कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, हीट लेके ये फ्री हो गया, राइट, फ्री हो गया, फ्री टू मूव, ज्यादा एनर्जी है। हमारा भी वैसे ही होता है ना। और रिमेंबर, ये जो मैं पुअर जोक बीच में मारता रहता हूँ, ये सिर्फ आपके समझने के लिए, राइट। एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला तो वो अपना ऑर्बिट छोड़ के चले गया। आपको पैसे मिल गए तो घर छोड़ के जाते हो, राइट। वैसा ही इसका काम है। फिर कहाँ जाते हो, यहाँ घूमते रहते हो, कुछ ले लेंगे, ये कहाँ जाएगा, ये भी घूमता रहेगा, राइट। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया तो अभी ज्यादा चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। तो ये जो हमने सर्कल दिखाया ये कौन है, पॉजिटिव, ये है आयोन्स। आयोन्स में क्या क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस हेवी है तो इट कैन जस्ट कीप ऑन वाइब्रेटिंग, ये एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता, जाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन। अब अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये वाइब्रेट हो रहा है, तो क्या होगा, कोलिजन। इस कोलिजन को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। और हमने ये देखा था कि रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना ज्यादा लेंथ होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन के कोलिजन होंगे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू था एरिया। जितना एरिया ज्यादा होगा उतना डिस्टेंस बिटवीन टू आयन्स ज्यादा होगा, जितना डिस्टेंस बिटवीन टू आयन्स ज्यादा होगा उतना कोलिजन कम होगा। यहाँ तक क्लियर। अब ये बात समझ लो, हीट, तो जब इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो रहा है आयन के साथ तो कोलिजन प्रोड्यूसेस हीट, तो हीटिंग होता है। और वो हीट प्रोड्यूस हुआ, उसका इक्वेशन है I²RT। इट इज कनेक्टेड टू रियल लाइफ। पहले हमारे यहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज्यादा था, शायद आपको नहीं भी पता होगा, बट एटलीस्ट जब मैं स्कूल में था तो पूरा पूरा सैटरडे, पूरा 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 दिन। और उसका बेसिक रीजन है, हमारे यहाँ पे तब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं था, कम था मतलब बहुत। और इलेक्ट्रिसिटी का दिक्कत ये है कि जहां उसको यूज करना है प्रोडक्शन उसके आसपास होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कश्मीर में बना रहे हो यहाँ ला रहे हो। क्यों, अरे ये जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है उतना ज्यादा लॉस है, क्योंकि कोलिजन में इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है। तो वहां से निकला था 100 जूल का एनर्जी, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते बन गया 5 जूल। क्या काम था, राइट। तो ये जो लॉस हो रहा है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कहाँ गया, हीट में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो H का इक्वेशन था वो होता हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम T ड्यू टू रेजिस्टेंस। इसको एक नाम है, इसको हम फिजिक्स के लैंग्वेज में या इलेक्ट्रॉनिक्स के लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं I²R लॉस। कौन सा लॉस, I²R लॉस। तो करंट का लॉस किसमें हुआ, हीट में हुआ। डन। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ध्यान सबका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the present units of length, time and mass, meter, second, kilogram, are changed to 100 meter, 100 second and 1/10 किलोग्राम, जिसको हम लोग आज फंडामेंटल यूनिट में मीटर, सेकंड और किलोग्राम मानते हैं, उसको अगर मैंने 100 मीटर, 100 सेकंड एंड 1/10 किलोग्राम मान लिया, फंडामेंटल मान लिया, देन द न्यू unit of velocity is increased 10 times, the new unit of force is decreased 1/1000 times, the new unit of energy is increased 10 times, the new unit of pressure is increased 1000 times। तो पहले क्वेश्चन समझा देता हूं मैं, सिंपल है। एक काम करते हैं, इसको हम लोग एक टेबल के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी, प्रेजेंट यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी,
और न्यू यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ सेकेंड, लेंथ टाइम एंड मास, ठीक है। तो लेंथ, मास, लेंथ टाइम एंड मास, डजंट मैटर, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, बट एनीवेज प्रेजेंट क्या है? मीटर, सेकेंड एंड किलोग्राम, राइट। उन्होंने बोला आज से हम फंडामेंटल 1 मीटर नहीं लेंगे, आज से हम फंडामेंटल 100 मीटर लेंगे। मतलब सारे के सारे डिस्टेंसेस मेजर होंगे इन टर्म्स ऑफ 100 मीटर, करेक्ट। देन टाइम को हम आज से 1 सेकेंड में नहीं, हंड्रेड्स ऑफ सेकेंड्स में मेजर करेंगे। किलोग्राम को हम 1/10 में मेजर करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। गुड। तो अब अगर ऐसा है तो वेलोसिटी, जिसको आज हम मीटर पर सेकंड बोलते हैं, करंट यूनिट, वो न्यू यूनिट में क्या आएगा? मतलब वापस से वो फिजिकल क्वांटिटी, वापस से सेम टेबल, करंट मतलब प्रेजेंट यूनिट, प्रेजेंट यूनिट, और कौन सा? न्यू यूनिट, न्यू यूनिट। तो पहले सबसे पहले बोला है न्यू यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड 10 टाइम्स। तो पहला यहाँ पे आ गया वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर ए चेक कर रहे हैं हम लोग। प्रेजेंट यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। न्यू यूनिट में मीटर नहीं, कितना? 100 मीटर। सेकेंड नहीं, कितना? ये तो सेम ही रह गया, नो चेंज। 10 टाइम हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा क्या? नहीं आएगा। न्यू यूनिट ऑफ फोर्स डिक्रीज 1/1000 टाइम्स, चेक कर लेते हैं। बी, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला भी लिख देते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये था डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। मास, मास किसमें? किलोग्राम में। एक इसमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। गुड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है प्रेजेंट यूनिट। लेकिन अभी हम केजी को कितना मानने वाले हैं? 1/10। तो 1/10 केजी। मीटर को कितना मानने वाले हैं? 100 मीटर। और सेकेंड को कितना मानने वाले हैं? 100 सेकेंड। लेकिन सेकेंड का क्या है? स्क्वायर है। वेरी गुड। तो यहाँ पे यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए, ये जो 100 ऊपर 100 नीचे 100 का स्क्वायर, एक 100 और एक 100 कैंसल, राइट। 100 कैंसल हुआ, सेकेंड का स्क्वायर कैंसल नहीं हुआ, याद रखना। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ये आ गया आपके पास किलोग्राम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर क्या था? 100, नीचे क्या है? 10, और क्या है? 100 का स्क्वायर, और क्या है? 100 का स्क्वायर। कैंसल और कैंसल। तो 10 × 100 कितना होता है? 1000, मतलब 1/1000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। The new unit of force is decreased by 1/1000 times. Yes, क्योंकि क्या है हमारे पास? 1/1000. Done. This is how you are supposed to solve this question. अगला क्वेश्चन, if force F is equal to K into e raised to minus br अपॉन आर स्क्वायर। पहले तो इसको अच्छे से रीड करना, F इक्वल टू K e रेज टू माइनस बी आर होल अपॉन आर स्क्वायर है। वेरीज विथ डिस्टेंस r, मतलब r क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस मतलब l रेज टू 1। देन राइट द डायमेंशंस ऑफ k एंड b। राइट द डायमेंशंस ऑफ k एंड b। अब ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, k इंटू भी पूछा है कि के एंड भी पूछा है, वो देखते हैं। या हो सकता है कि दोनों का डायमेंशन सेम भी हो, लेट अस चेक, देखते हैं, राइट। अब सबसे पहले रिमेंबर वन थिंग, ई रेज टू जो कुछ भी हो वो नंबर होता है। एक्सपोनेंशियल हमेशा एक नंबर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल 10⁻² क्या है? 10⁻³ क्या है? 10⁻⁴ क्या है? नंबर। वैसे ही e रेज टू 1, इसकी वैल्यू पता है कितनी थी? 2.7।
तो e रेज टू 2 नंबर होगा, e रेज टू 3 भी नंबर होगा, क्योंकि 2.7 रेज टू 2, 2.7 रेज टू 3 ये सब क्या होगा, नंबर होगा। क्या होगा, ये नंबर होगा। करेक्ट, क्लियर, इज दिस क्लियर? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? इसका मतलब क्या होता है? e रेज टू माइनस बी आर, इट इज डायमेंशन लेस। करेक्ट, ये जो e रेज टू माइनस बी आर है ये डायमेंशन लेस है, मतलब m रेज टू 0, l रेज टू 0, t रेज टू 0। अगर e रेज टू माइनस बी आर को डायमेंशन लेस होना है तो इसका जो पावर है वो भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस। मैंने अभी बताया e रेज टू 2, e रेज टू 3, e रेज टू 4, e रेज टू 5, ये सारे के सारे नंबर थे। रेज टू में क्या थे, नंबर थे, मतलब b इंटू आर क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। नंबर मतलब m0, l0 एंड t0। करेक्ट, फिर b के डायमेंशन क्या आएंगे, b के डायमेंशन आएंगे 1 अपॉन r के डायमेंशन, क्योंकि बाकी तो ये डायमेंशन लेस है ना। आप 1 लिखो या फिर आपको लिखना है m0, l0, t0, ठीक है, वैसा भी ठीक है, doesn't matter. What is r? Distance. What are the dimensions of distance? L1, ये L ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1, तो m0, l -1 एंड t0, m0, l -1, t0। करेक्ट, राइट, ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, मतलब डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट पूछा होगा। देखते हैं, b के मिल गए, अब k के डायमेंशंस, k के डायमेंशंस कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे, सिंपल, देखो फोर्स क्या है, k इंटू ई रेज टू माइनस बी आर अपॉन आर स्क्वायर, बराबर। तो फोर्स के डायमेंशंस मतलब k के डायमेंशंस इंटू ई रेज टू माइनस बी आर के डायमेंशंस अपॉन आर स्क्वायर के डायमेंशंस। फोर्स के डायमेंशन क्या होता है, m1 l1 t माइनस 2। k के डायमेंशन तो फाइंड करने हैं, e रेज टू माइनस बी आर के डायमेंशन नहीं होते, अभी बताया था मैंने, क्योंकि e रेज टू एनीथिंग इज अ नंबर। तो m0, l0, t0 तो मैं लिखूंगा नहीं। डिस्टेंस क्या होता है, l, तो l का स्क्वायर। यहां तक क्लियर, यस और नो? डिड यू अंडरस्टैंड कि e रेज टू माइनस बी आर के डायमेंशन क्यों नहीं लिखे हमने, क्यों? क्योंकि e रेज टू एनीथिंग ये क्या होता है, नंबर, तो नंबर के डायमेंशन होते हैं क्या, इसको यहाँ शिफ्ट करो, तो k इक्वल टू m1, l1 और l2, l3 एंड t -2, तो m1 l3 t -2 है, राइट। लेकिन डायमेंशंस ऑफ k एंड b पूछा है, तो आई वो या तो बोलना चाहिए डायमेंशंस ऑफ k कितने, या तो बोलना चाहिए डायमेंशंस ऑफ k इनटू b कितना। तो देयर इज सम करेक्शन हियर, तो क्वेश्चन में करेक्शन होना चाहिए यहाँ पे, k एंड b तो नहीं हो सकता, या तो k के पूछेंगे या तो b के पूछेंगे या तो k इनटू b के पूछेंगे, राइट। सपोज k इनटू b पूछा होगा, k के डायमेंशन क्या है, m1 l3 t -2 और b के कितने हैं, l -1, तो 3 -1 कितना होगा, 2, तो m1 l2 t -2 दिखता है क्या हमको, है नहीं है, तो मतलब क्या पूछा है, डायमेंशंस ऑफ k, तो डायमेंशंस ऑफ ओनली k, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, so I hope this is done. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the equation dv by dt, what do you mean by acceleration? What is acceleration? Rate of change of velocity, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज होगा उसको क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज dv by dt? एक्सेलरेशन, क्योंकि dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी एंड dt मतलब चेंज इन टाइम, तो हाउ वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम, dv by dt ये क्या है, एक्सेलरेशन है, इज इक्वल टू at माइनस bv। तो इक्वेशन dv by dt इक्वल टू at माइनस bv is describing the rate of change of velocity of a body from rest
इन रेजिस्टिंग मीडियम, एक बॉडी है, एक रेजिस्टिंग मीडियम से पास हो रहा है, जैसे बुलेट मैंने फायर कर दिया, वो एक वुड के अंदर, वुडन ब्लॉक के अंदर जा रहा होगा, तो वुड क्या करेगा, अपोज करेगा, राइट। तो डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी आर, अगेन सिंपल क्वेश्चन, dv by dt equal to at minus dv। तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी a इंटू टी के डायमेंशन होंगे dv बाय dt के, लेकिन dv बाय dt होता है एक्सेलरेशन, मतलब a इंटू टी इसके डायमेंशन आएंगे इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो a के डायमेंशंस इनटू t के डायमेंशन मतलब t⁻1, एक्सेलरेशन होता है L1t-2। तो a के डायमेंशन आने वाले हैं यहाँ से, ये वहां जाएगा, डिवाइड होगा, वहां से ऊपर आएगा, तो L1t⁻3, L1t⁻3, ऑप्शन नंबर बी हो गया खत्म, राइट। हो गया, बी के भी फाइंड करने, तो बी के भी फाइंड कर लो, सेम है, जैसे पहले टर्म के डायमेंशंस एक्सेलरेशन के थे, दूसरे के भी क्या आएंगे, एक्सेलरेशन, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी टेल्स यू कि एक इक्वेशन में जितने भी टर्म्स है सबके डायमेंशंस क्या है, सेम। तो सिमिलरली b इंटू वी के डायमेंशंस भी होने चाहिए एक्सेलरेशन के, तो b के डायमेंशंस मल्टीप्लाइड बाय v के डायमेंशंस आएंगे a के डायमेंशंस, तो b के डायमेंशंस इक्वल टू a के डायमेंशंस अपॉन v के डायमेंशंस। a is L1t-2, this is L1t-1, L1 कैंसल, -2 में से -1 जाएगा, तो क्या बचेगा, t-1। तो रिमेंबर ये सब कैंसिल करने का क्या बचेगा, t-1, तो t-1 खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन x इक्वल टू gh अपॉन c क्यूब रेज टू हाफ, where g, h and c are gravitational constant, Planck's constant and velocity of light respectively. Dimensions of x are same as that of। भाई कल इस क्वेश्चन का उल्टा था, कल आपको पूछा था कि लेंथ के डायमेंशन किस में से मिलने वाले हैं, 4 ऑप्शन थे। आज कल का जो आंसर था वो आज आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है, इफ यू रिमेंबर, तो याद रहना चाहिए। तो लेट अस सी समवेयर, कल या परसों कभी तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो लेट अस सी कल किया था कि परसों किया था, दैट आई डोंट रिमेंबर, पर वो क्वेश्चन सॉल्व हमारा हुआ है, तो हम उस क्वेश्चन को वापस से सॉल्व नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव सॉल्व्ड इट। तो समवेयर वी हैव सॉल्व्ड इट, देखते हैं, मिल जाएगा कहीं ना कहीं तो मिलेगा। क्वेश्चन नंबर कितना, 33, तो 33 क्वेश्चन नंबर समवेयर वी विल हैव, अभी मेरे को नहीं मिल रहा है पर कहीं तो होगा, तो कहीं तो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कितना था, 33 ना, 33, वेट अ मिनट, ये 16th है, जस्ट अ मिनट, because I have changed file number so I am not able to find it, but anyways you should know, आपको मिलेगा, तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा, कहीं ना कहीं तो छुपा है वो, let us find। हाँ ये रहा है, उल्टा क्वेश्चन है, पहले क्या था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज c, Planck's constant is h, gravitational constant is g, they are taken to be fundamental quantities, dimensions of length will be gh अपॉन c क्यूब का रूट। और जो आज का क्वेश्चन है वो आज का क्वेश्चन इसका उल्टा है, x इक्वल टू जी एच अपॉन सी क्यूब का रूट दिया है और पूछा इसके डायमेंशन क्या, किसके डायमेंशन चाहिए, लेंथ के। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज वी ऑलरेडी हैव डन दिस। अब अगला क्वेश्चन,
The time dependence of a physical quantity t is found to be of the form p equal to p0 e raised to minus alpha t square, where t is time. तो t प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन वहां प्रिंट होना चाहिए था. t क्या है? टाइम है. तो where p is time and alpha is some constant, then the constant alpha will be simple. मैंने अभी बताया e raised to anything is a number, मतलब माइनस अल्फा इंटू टी स्क्वायर. माइनस तो लेते नहीं है डायमेंशन में, डायमेंशन में माइनस नहीं लेते हम लोग. तो अल्फा टी स्क्वायर के डायमेंशन क्या आएंगे? m0 l0 t0. तो फिर अल्फा के डायमेंशंस क्या आएंगे? अल्फा के डायमेंशंस आएंगे m0 l0 t0 अपॉन t के स्क्वायर के डायमेंशन. लेकिन t क्या है? टाइम. तो ये t रेज़ टू 2 ऊपर जाके -2. तो m0 l0 और t -2. तो डायमेंशंस ऑफ अल्फा हैव डायमेंशंस ऑफ t -2. ऑप्शन नंबर बी. खत्म क्वेश्चन. Done. So that's it for today.